हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज मिडिएवल इंडिया। हम कर रहे थे सो फार हमने ये कवर कर लिया है कि 900 से लेके 1200 तक आपका नॉर्थ के अंदर क्या कंडीशन थी। वी हैव सीन कन्नौज, जो ट्राइपेटा स्ट्रगल था वो हमने कन्नौज स्ट्रगल देखा। देन सदर्न इंडिया के अंदर हमने देखा था कि क्या सिचुएशन थी, चोला एम्पायर रूल कर रहा था। देन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 1100 के बाद हम देखते हैं कि वो लगभग डिक्लाइन हो गया था एंड कुछ छोटी छोटी पावर्स जो थी वो प्रोमिनेंट हो गई थी। एंड इन अदर इंडिया भी बहुत सारी छोटी छोटी क्लैंस लाइक राजपूत, गुर्जरा प्रतिहारा की डेथ के बाद परमार, है ना, चौहान, ये सभी जो एरिया के अंदर ये सारी पावर्स जो है वो पावर में आ गई थी। ठीक है। देन अब हम देखेंगे कि जो 1000 से 1200 का जो टाइम है, this is called an age of conflict. Why? This age of conflict is not only in India but in Central Asia and Middle East. ठीक है, क्योंकि अब जो है वो प्रॉपर फॉरेन इन्वेजन जो है इंडिया के अंदर होना शुरू करेगा। क्यों ही इंडिया चूज किया गया फॉरेन इन्वेजन के लिए, क्यों इतने फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ की तरफ से हुए थे, वो हम देखेंगे। नाउ, हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि नॉर्थ के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम है, बहुत सारी छोटी छोटी पावर रूल कर रही है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पाला, राष्ट्रकूटा एंड गुर्जर प्रतिहारा। तो काफी ज्यादा एक सूटेबल जो कहते हैं ना ग्राउंड प्रोवाइड कराता है कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन की आउटर पावर आया उसको इन्वेड करे। ये मॉडर्न इंडिया के अंदर भी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए इस नॉर्थ की तरफ से आना क्यों एक तरीके का इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी अमंग राजपूत, अमंग मराठास, मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था, है ना। तो इस तरीके से इन ब्रिटिशर्स को भी आप अगर रूल करने के लिए बोलते हो तो काफी ज्यादा उनके लिए इजी था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुए थे। वाई, क्यों, कैसे और किस तरीके से हुए थे, क्या सेंट्रल एशिया के अंदर कंडीशन थी और क्या मिडिल ईस्ट के अंदर कंडीशन थी, दैट वी विल सी इन दिस सेशन। नाउ, 9th सेंचुरी की बात करें तो अब्बासिड एम्पायर जो है, ये वाला एम्पायर जो आप देख रहे हो, ये पूरा टर्की, देन आपका थोड़ा बहुत इसके अंदर ईरान आ जाता है ना। ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है, ईरान वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, अब्बासिड कैलिफेट था विच वाज इन डिक्लाइन। नाउ, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखा था कि जो 1000 से 1200 बीसी का एडी का जो टाइम है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने देखे थे कि हमने 3 फेजेस कवर किए थे, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट के अंदर हमने प्रॉपर रोमन एम्पायर और टर्किश एम्पायर की पूरा देखा था। देन हमने मिडिवल इंडिया, मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आ रहा था, है ना। हाउ एनलाइटनमेंट आइडियाज वाज प्रमोटिंग इन यूरोप एंड नियर बाय रीजन। ठीक है, तो ये वही रीजन था। तो उस टाइम पे भी काफी सारा वॉर ऑफ कैलिफेट भी था, क्रूसेड वॉर हो चुके थे, क्रूसेड वॉर चल रहा था। इनफैक्ट दिस इज क्रूसेड वॉर हैपन इन द फेजेस। तो ये वही फेज था जहाँ पे ऑलरेडी क्रूसेड चल रहा था, लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। ठीक है, तो इस टाइम पे जो कैलिफेट था वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो रहा था, अब्बासिड एम्पायर। दे वर रिप्लेस्ड बाय द टर्क्स। टर्क्स जो थे वो सेंट्रल एशिया थे, सेंट्रल एशिया से थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे आप मान लो आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये वाला जो रीजन है उसको सेंट्रल एशिया ही कहते हैं। तो यहाँ से टर्क्स जो आए थे, दे वेंट टू दैट साइड एंड दे वाज कॉल्ड एज अ इमर्ज एज अ किंग मेकर, कि वहां पे वो लोग अपने ही फेवरेट किंग बिठाते थे एंड दे यूज टू रूल इनडायरेक्टली। हैंस दे अज्यूम द टाइटल सुल्तान एंड आमिर। तो हम देखेंगे कि हमारे जो कंट्री के अंदर भी जो टर्क्स आए थे उन्होंने टाइटल जो लिया था वो बाद में सुल्तान ले लिया था। एंड देन बाद में मुगल्स ने भी इन्हीं से ये टाइटल अडॉप्ट किया था एंड किंग वर यूज्ड टू कॉल सुल्तान। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इस रीजन के अंदर, मेनली मिडिल ईस्ट के अंदर। देन टर्किश अपने साथ काफी ज्यादा चीजें लेके आए थे सेंट्रल एशिया से। दे वर रूथलेस प्लंडरर, बहुत सारा प्लंडर करते थे, वहां पे रूल नहीं करते थे, सामान प्लंडर करते थे और चले जाते थे। और इस तरीके से वहां पे अपनी अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करते थे। देयर मेन मोड ऑफ देयर वॉरफेयर वाज रैपिड एडवांस, रिट्रीट, रेड्स, अटैकिंग। वो अटैक करते थे और चले जाते थे, और वहां पे बहुत सारे स्लेव्स बनाते थे, है ना, लेके चले जाते थे। टेरिटरी इस तरह से ऑक्यूपाई करते थे कि वहां पे कुछ बचता ही नहीं था रिसोर्सेज। तो अल्टीमेटली जो लोग होते थे वो वहां के सरेंडर कर देते थे टर्क्स को। ठीक है, अब वहां पे हम देखते हैं कि नॉर्थ के अंदर भी पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिसकी वजह से जो टर्क थे वो काफी ज्यादा एक एरिया देख रहे थे जहां पे वो जाके प्लंडर कर सके। ठीक है, तो गुजरात, ठीक है, आपका जो
ये देखते हैं हमारा कन्नौज वाला रीजन, ये प्रॉपर बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन था, है ना, और वहां पे कोई पावरफुल पावर भी नहीं है, तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा आपको प्लंडर करना, राइट। सो दैट्स व्हाई दे पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से वहां पे एक एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट टर्की स्टेट्स डेवलप होने लगे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे, राइट। नाउ अब हम देखते हैं, उसी को हम कहते हैं गजनाविद। नाउ गजनाविद एम्पायर क्या था उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ एक समनाइड एम्पायर था, जो कि दे वर कॉल्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ इरानियंस, ठीक है। दे बैटल विद नॉन मुस्लिम टर्क्स एंड इन दिस बैटल दे न्यू टाइप ऑफ सोल्जर डेवलप दैट इज कॉल्ड गाजी, ठीक है। नॉन मुस्लिम टर्क्स के साथ बैटल करते रहते थे क्योंकि ये अपने आप को ऑब्वियसली मुस्लिम्स मानते थे, दैट्स व्हाई द गाजी वर्शिप नेचर एंड दे वर हीथन्स। हीथन्स मीन्स जो कोई भी एक मेन रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। इसलिए गाजी जो थे वो बेसिकली हम उनको मिशनरी मानते हैं रेदर देन सोल्जर, क्योंकि वो एक कोई भी मेन रिलीजन के नहीं थे। मेन रिलीजन उस टाइम पे था क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, तो अगर इन दोनों का रिलीजन का कोई नहीं है तो वो उनको हीथन्स बोलते थे। तो दैट्स व्हाई दे वर्क एज अ मिशनरी रेदर देन सोल्जर्स। बट लेटर ये हीथन तर्क्स जो थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम्स बन गए, बिकॉज क्रूसेड के अंदर अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम्स मोस्टली जीते थे, ठीक है। तो इसीलिए उसकी वजह से भी बाद में हम देखेंगे रोमन एम्पायर भी जो था वो डिक्लाइन हो गया था। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है, आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हीथन्स टर्क्स बिकेम मुस्लिम, बट लेकिन जो स्ट्रगल के उनका था जो नॉन टर्क्स के अगेंस्ट, ऑब्वियसली वो कंटिन्यू रहा। देन जो टर्किश ट्राइब इस्लामाइज्ड हो गई थी, दे इमर्ज एज अ ग्रेटर डिफेंडर एंड क्रूसेडर ऑफ इस्लाम, लेकिन उनका फिर भी प्लंडरिंग जो था वो कंटिन्यू रहा था, अटैक करना जो था वो कंटिन्यू रहा था। नाउ समाविद की बात अगर हम करते हैं तो समाविद व गवर्नर के इनके टर्किश स्लेव थे जिसका एक नाम था अलप्तगीन। ही established इंडिपेंडेंट किंगडम विद कैपिटल गजनी, कैपिटल उन्होंने अपनी गजनी बनाई थी। देन सेमेनाइड एम्पायर एंड हो गया और गजनाविद ने अपनी जो पॉलिसी थी वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन उसमें सबसे पहला जो रूलर हुआ, सेकंड रूलर, दैट वाज महमूद या महमूद बिन सुबतगेन, ठीक है। ही सेट ऑन द थ्रोन एट गजनी। ही इज कंसिडर्ड एज अ ट्यूरो क्योंकि वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स जो टर्क्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, काफी अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म थी। He never accepted Arabic language and culture. They promoted Persian literature, culture. जैसे कि एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फिरदौसी, ही रोट शाहनामा इन पर्शियन। तो टर्क जो थे वो सिर्फ इस्लामाइज्ड नहीं बने थे, बट वो पर्शियन भी थे, राइट। तो बेसिकली टर्क्स को ही फॉलो कर रहे थे, टर्किश लैंग्वेज को ही, बट इस्लामाइज्ड, क्योंकि बाद में कन्वर्ट हो गए थे, एज आई टोल्ड यू। देन 1000 से 1027 का टाइम देखें तो यहाँ पे 17 रेड्स डाली थी। 17 रेड्स जब थे उस टाइम पे उन्होंने जब 17 रेड जब आए थे, 17 रेड जब की थी इन्होंने सुबुत ने, तो उस टाइम पे फॉल ऑफ अफगानिस्तान था। क्योंकि अगर आप मैप में भी देखो तो अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का हम देखते हैं सबसे ज्यादा नजदीक नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में आता है। जो भी कोई भी बाहर से फॉरेन इन्वेजन करके आएगा वो सबसे पहले अफगानिस्तान को क्रॉस करके आएगा। तो उस टाइम पे अगर अफगानिस्तान में अगर पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो बहुत इजीली वहां पे अटैक कर पाएगा कोई भी फॉरेन इन्वेजन। तो इस टाइम पे फॉल ऑफ अफगानिस्तान हैपेंड एंड दे एक्चुअली हेल्प्ड शाही रूलर जयपाल because they were the constantly pestered by the slave raids of invader of Ghazi. But by the end of the 10th century, Zublistan and Afghanistan conquered. Afghanistan, a nearby area, that's called Jublistan. Then defeated the Hindu Shahi, then Battle of Wahind हुआ जयपाल के साथ और अनंतपाल के साथ, that actually ended the Hindu Shahi dynasty. एंड बैटल ऑफ चच हुआ जिसमें महमूद डिफीट हुआ, बट महमूद ने फिर भी अपने इन एरियाज में जो भी कॉन्कर्ड किए हुए एरियाज थे वहां पे अपने गवर्नर्स बिठा दिए थे जो कि स्लेव्स थे इनके। तो गवर्नर्स जो है वो बेसिकली टर्किश वाला ही काम करेंगे। उनका मेन एम्पायर जो था आपका हम देखेंगे मेन सेंट्रल एशिया में है, बट या फिर ईरान में भी है, बट इनकी जो मेन सीट है वो वहां है, बट ये अपना जो रूल है वो पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अपने गवर्नर्स उन्होंने बैठा दिए कि नाउ अब आप रूल करो, हमारी अथॉरिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई है। देन लेटर ऑन दे एनेक्स्ड लाहौर ऑल्सो, ठीक है, एंड दे कॉन्कर्ड मुल्तान ऑल्सो। Then Ghazni first defeated by the Sangram Raja, Lahore Lohra dynasty कश्मीर में, but siege of कश्मीर महमूद ने इसको कैप्चर किया, ठीक है, जो कि कैपिटल ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा थी। देन दे कन्फ्रंटेड चंदेला क्योंकि चंदेला ने रिप्लेस किया था गुर्जरा प्रतिहारा के बाद चंदेलास चौहान, ठीक है। एंड उनको जब डिफीट किया चंदेलास को, सो दे ऑब्टेन द पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट कि हमें ट्रिब्यूट के फॉर्म में पेमेंट दो,
तो पेमेंट जो है वो उनको ट्रिब्यूट के फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ अब आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में काफी जगह, लाहौर, अफगानिस्तान, कश्मीर तक इन लोगों ने पूरा अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना चालू कर दिया। ऑल्दो इनडायरेक्ट रूल करते थे और हमारे राजा जो है वो उनको ट्रिब्यूट पे करते थे। नाउ प्लंडर ऑफ मथुरा, ठीक है। और जो भी अगर बोला जाता है कि इनकी जो वॉर बूटी एस्टिमेटेड थी दैट वाज 3 मिलियंस, और 500 हिंदूज इन्होंने कैप्टिवेट कर लिए थे, स्लेव्स बना लिए थे। देन सोमनाथ कैंपेन की अगर हम बात करें तो इट वाज अ 16th रेड 1025 के अंदर। गुजरात रूलर वहां से भाग गए थे, ठीक है, लेकिन उनको फिर से वापस बुलाया और बोला कि ठीक है हम आपको माफ करते हैं, वी हम लोग आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आप हमें ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट करो। और जो ऐसा बोला जाता है कि जब महमूद जब वापस लौट रहे थे अपनी तरफ, अपने एरिया की तरफ, देन ही वाज अटैक बाय द जाट ट्राइब। और वो जब वापस आ रहे थे 17 रेड के लिए, तो फाइनली जाट ट्राइब ने सक्सेसफुली उन पे अटैक किया और महमूद की वहीं पे डेथ हो गई थी 1030 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ना अब क्वेश्चन आता है कि ये डेथ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये डेथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि फॉरेन इन्वेजन के अंदर कोई मुस्लिम जो है रूल वो स्टार्ट होना चालू हुआ था ना। अगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है वो पूरा, आप अगर देखोगे सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर भी प्रोमिनेंट था, तो वहां पे भी चेंजेस आए होंगे, क्योंकि ये पावरफुल रूलर ही था जो सबको चला रहा था, है ना। ना वहां पे किस तरीके से रूल में चेंजेस आए हैं, पावर डायनामिक्स चेंज हुई है, वो हम देखेंगे। तो अगर आप ये देखो सेल्जुक एम्पायर, ये सेल्जुक एम्पायर है, तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सीरिया, ईरान, ठीक है, लोअर सेंट्रल एशिया जिसको ट्रांस ऑक्सियाना बोलते हैं उस टाइम पे, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इनका कॉन्फ्लिक्ट था खोरासान रीजन के अंदर। खोरासान रीजन जो है वो अफगानिस्तान के पास एक रीजन था, इनके साथ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने अपनी अथॉरिटी अफगानिस्तान के अंदर स्टैब्लिश कर दी थी, तो वहां के लोगों के साथ इनका कंटिन्यूसली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चलता रहा था। उसके बाद महमूद का सन जो था मसूद, वो बैठा थ्रोन पे, बट ही वॉज नॉट पावरफुल, तो ही वॉज डिफीटेड। देन अब गजनीविद एम्पायर जो था वो सिर्फ गजनी तक ही रह गया था, पंजाब तक ही रह गया था। क्यों? क्योंकि पावरफुल रूलर नहीं थे कोई भी, तो गवर्नर भी थे, उन्होंने अपनी अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चालू कर दिया था। तो एक तरीके से प्रॉपर जो टर्क्स का रूल था वो नहीं रहा था, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने अपना जो प्लंडरिंग था, दे कंटिन्यूड द प्लंडरिंग, बट दे वर नॉट इन अ सीरियस पोजीशन टू अपोज अ डेंजर थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि मेन एम्पायर था जो वो ही डाइड। तो धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में भी हम देखेंगे कि काफी ज्यादा नए नए स्टेट्स जो हैं वो डेवलप होने लग गए, जैसे कि हमने देखा कि जाट, है ना, काफी ज्यादा ट्राइब्स जो है वो डेवलप होने लगी, जाट, सतनामी, थोड़े बहुत उस साइड में, पंजाब वाले साइड में भी धीरे धीरे डेवलप होने चालू हो गए। चौहान और ज्यादा डेवलप होना चालू हो गए, परमार्स भी डेवलप होना चालू हो गए, चंदेलास भी जब उनको डिफीट किया तो और ज्यादा डेवलप होना चालू हो गए, क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल वैक्यूम था, रेड हो गई। लेकिन नाउ अब मेन एम्परर मर गया है, तो अब पोजिशन है, चांसेस है कि हम उसको अपने रीजन को डेवलप करें। देन राजपूत भी धीरे धीरे हो गए बहुत सारे, लाइक Geharwalas, Parmars, Chauhans, I've already told you. Geharwala squeezed Pala out of the Bihar and Bengal as a capital. We already know that. चौहान भी अपने पावर एक्सटेंड कर रहे थे गुजरात, दिल्ली, पंजाब, और उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था गढ़वाला में। तो राजपूत का आपस में हम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर राजपूत की हम बात करें तो इनका कोई फिक्स टेरिटरी नहीं मानी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि इनके क्लैन, ये क्लैन जो है वो काफी डोमिनेट करता था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। कुछ बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ सेटलमेंट्स हुए थे विलेजेस में, वहां पे सब चीफ जो है वो बना दिए गए। वो चीफ जो है वो इंडिविजुअल वॉरियर बनते गए, और वॉरियर के बाद वो एक तरीके से राजा बन गए, ठीक है। एंड दे मेंटेन द फैमिली ऑफ हॉर्सेज एंड लाइक दैट, ठीक है। राजपूत के बीच में आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, और राजपूत की प्रॉपर थ्योरी जो है वो हम पढ़ेंगे बाद के अंदर। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। नाउ टर्किश कॉन्क्वेस्ट जो हुआ नदर्न इंडिया के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पैटर्न हमें देखने मिले हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। देवर मुस्लिम्स, ठीक है। तो इनका ये था कि जो प्लंडर करते थे वो मोस्टली हिंदू स्टेट्स को करते थे, जिसकी वजह से उनका राजपूत के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। एंड सेकंड, मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो अलाउड थे, वो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो टर्क्स थे वो सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे मुस्लिम्स ट्रेड्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, जिसकी वजह से इंक्रीज हुई इनकम की स्टेट्स की। बट नॉर्दर्न हिंदूज के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रहता था, उनकी एरिया टेरिटरी को प्लंडर किया जाता था। सूफी सेंट्स भी डेवलप हुए थे उस टाइम पे, बहुत सारे सूफी सेंट्स हमें देखने को मिले जिन्होंने, दे हैव एस्टैब्लिश्ड द ब्रदरहुड, फेथ, लव, दैट एक्चुअली इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाहौर जो था दैट वाज अ हब फॉर द हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेक्शंस। देन धीरे धीरे अगर हम मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी की बात करें तो टर्किश ट्राइब जो है कुछ बुद्धिस्ट भी थे। दे एक्चुअली शैटर्ड द पावर ऑफ सेल्जुक एम्पायर, धीरे धीरे खत्म होने लगी वहां पे और एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी डेवलप हो गया। तो जब सेल्जुक एम्पायर जब खत्म हुआ तो वहां पे दो नई पावर आई, एक तो था ख्वाजरीम एम्पायर जो कि ईरान में डेवलप हुई, और एक हुई थी गुरिद एम्पायर जो कि हुई थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो आपको ये बात समझना होगा कि जो अब्बासिड एम्पायर जब खत्म हुआ, टर्क्स वहां पे गए थे तो वो एक सिंगल पावर उन्होंने अथॉरिटी एक्सर्ट की थी। लेकिन उसके बाद जब सेल्जुक एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो गया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वन वाज ख्वारिज्म एम्पायर जो कि ईरान तक रहा था, एंड सेकंड इज गुरिद एम्पायर जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान में आ गया था। रिमेंबर खोरासान हमने जो अभी देखा था अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया, तो नॉर्थ वेस्ट में के अंदर यहाँ पे गुरिद एम्पायर आ गया, और ईरान के अंदर हमने जो देखेंगे ईरान के अंदर यहाँ पे ख्वारिज्म एम्पायर रहेगा। ठीक है। तो ख्वारिज्म और गुरिद के लिए ऑलवेज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर खोरासान, क्योंकि खोरासान को अगर आप ले लोगे तो आप अफगानिस्तान को बहुत आसानी से ले लोगे पूरी तरीके से, और फिर इंडिया के रीजन्स पे आपका रूल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दैट वाज द रीजन कि खोरासान जो था वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एरिया फॉर द कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है। जैसे कि हमारा कन्नौज था। देन गुरिश जो थे वो किंग सुल्तान के टाइटल में थे, दैट वाज कॉल्ड अ वर्ल्ड बर्नर, जहान सोस। दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ वो आने लगे। देन उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुरिद एम्पायर जो वो काफी पावरफुल था, उसका जो रूलर थे लाइक शाहबुद्दीन मोहम्मद या फिर मोहम्मद मुजुद्दीन मोहम्मद सैम या फिर मोहम्मद गौरी के नाम से हम सबसे ज्यादा उनको जानते हैं। ये तीन मैंने ऑब्लिक इसलिए किया है क्योंकि कई बार यूपीएससी या स्टेट एग्जाम भी अगर आप देते हो तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मोहम्मद शाहबुद्दीन मोहम्मद लिख देते हैं, या मुजुद्दीन मोहम्मद सैम लिख देंगे, या फिर मोहम्मद गौरी कोई कुछ भी लिख सकते हैं। सो ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द गजनी। ठीक है। गुरिद एम्पायर के थे, एंड ही कॉन्कर मुल्तान एंड ऊंचू, ऊंच बोलते हैं इसको। ठीक है। मुल्तान वाज नियर टू पंजाब, पाकिस्तान के पास में है। ठीक है। वो एरिया कैप्चर कर लिया था। दे ट्राई टू अटैक गुजरात, लेकिन उस टाइम पे जो रूलर थे गुजरात के, ही डिफीटेड। उस टाइम पे अगर मैं बता लूं तो आपका चालुक्य एम्पायर जो था वो प्रोमिनेंट था। देन ही कैप्चर्ड लाहौर, पेशावर, सियालकोट। बेसिकली अगर हम देखें तो छोटे छोटे जो रीजन होंगे ना पंजाब के आसपास के, पाकिस्तान के आसपास के, वो इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिए थे, बिकॉज इनका मेन टारगेट था कि हम किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम में आए, लाइक दिल्ली गुजरात के आसपास, जहाँ पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज हो और जहाँ पे पोर्ट की अवेलेबिलिटी भी सबसे ज्यादा हो, स्पेशली गुजरात। तो ही दे स्टार्टेड मार्चिंग टू दिल्ली, बट दिल्ली पे चौहान वाज रूलर, तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था। ठीक है। और एरिया जो आप देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का, उनका एरिया जो है गुजरात तक गया था, कुछ पंजाब का भी पार्ट था, दिल्ली का पार्ट था, राजस्थान में अजमेर तक हमें पता ही है वहां तक का पार्ट था। राइट। तो दे केम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद गुरीज। तो पृथ्वीराज चौहान पंचायत का पार्ट देखो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिया, राजस्थान, यूपी, नदर्न मध्य प्रदेश एंड सदर्न पंजाब इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है। तो पृथ्वीराज ने गुजरात पे अटैक किया था, एंड दैट वाज रूल्ड बाय भीमा टू, जो कि चालुक्य डायनेसिटी, एज आई टोल्ड यू, सोलंकी डायनेसिटी, जिसने ऑलरेडी मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल चला था, लेकिन इवेंचुअली भीमा टू ने भी पृथ्वीराज को डिफीट कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। लेटर पृथ्वीराज चौहान ने अपना अटेंशन पंजाब की तरफ टर्न किया, क्योंकि उनको पंजाब ऑक्यूपाई करना था और बुंदेलखंड एरिया। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलास को भी डिफीट किया, बुंदेलखंड को भी डिफीट किया, लाइक बैटल ऑफ महोबा आप लिख सकते हो, जिसके अंदर आला उदल, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है और स्टेट एग्जाम में तो मोस्टली आता है कि हु डाइड टू सेव महोबा। तो आला उदल जो बदर थे वो मर गए थे। ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो जैसे जैसे मोहम्मद गौरी आगे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिकॉज दे क्लेम फॉर द तबर हिंद, दैट इज अ भटिंडा। और वहां पे गौरी ने अटैक किया, लेकिन गौरी को डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, एंड मोस्टली उनकी लाइफ जो है वो सेव की थी हॉर्समैन, खलजी हॉर्समैन। खलजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन पृथ्वी ने राज चौहान ने कंप्लीटली मोहम्मद गौरी का आउटसाइड मतलब आउटस्टड नहीं किया था, ये ही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। अगर हम आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे कि राजपूत जो थे वो इस तरीके से लड़ते थे सिर्फ अपनी प्रेस्टीज और मोस्टली एरियाज को बचाने के लिए, यूनिटी की प्रॉब्लम थी। और एक ये भी प्रॉब्लम थी कि दे वर वेरी इमोशनल टू देयर लैंड, कि अगर वहां पे कोई आता है तो उसको पूरी तरीके से निकालते नहीं है, जस्ट थोड़ा सा निकाल देते हैं और वो जीत जाते हैं, एंड दे यूज टू मेक सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। बट वो शॉर्ट टर्म विक्ट्री होती थी, बिकॉज उस टाइम पे जो गौरी की फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। पूरी तरीके से आउटस्टड नहीं करने के बाद वो अपनी फोर्सेस और ज्यादा डेवलप कर रही थी, एंड दे अटैक्ट अगेन।
ठीक है। एंड उस टाइम पे टर्किश की आर्मी जो थी वो काफी ज्यादा और इम्प्रूव हो गई थी। दे यूज लॉट ऑफ हॉर्सेस, लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि उस टाइम पे मिसिंग थी इंडिया के अंदर। तो फाइनली पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए थे। डिफीट इन द सेंस दे वर एग्जीक्यूटेड बाय द मोहम्मद गौरी। एंड फाइनली दिल्ली वाज अटैक्ड बाय द टर्क्स। एंड दिल्ली मेड द बेस बना वहां पे टर्किश एम्पायर का। और उसके बाद वहां बेस बनेगा तो वो हर जगह धीरे धीरे एरियाज को भी कैप्चर कर लेगा। नाउ अगर आप देखो तो पंजाब कैप्चर कर लिया है जो भी चौहान के टाइम पे थे। देन आपका मुल्तान वाला एरिया, पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया डिफीट जो है वो कैप्चर कर लिया है टर्क्स ने। नाउ दिल्ली जो है वो मेन बन गया है। ठीक है। नाउ अगर दिल्ली और ईस्ट राजस्थान, अब पृथ्वीराज चौहान का जो सन बेटा हुआ उसको मूव बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था, ही शुड मूव टू रणथंबोर एंड ही फाउंडर न्यू एम्पायर। तो इस तरीके से चौहान डायनेस्टी जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो गई थी। नाउ अगर हम ये वाला देखते हैं टर्किश कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो 1192 टू 1206 वाला टाइम है, यहाँ पे गंगा जमुना द्वाब बिहार और बंगाल के अंदर प्रॉपरली आपका टर्किश रूल स्टैब्लिश हो गया है। When Muhammad Ghori was were returning to Ghazni, he left his empire in the hands of trusted slave, that is a Kutubuddin Aibak. ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। तो व्हेन मोहम्मद गौरी ने डिसाइड किया नाउ अभी हमने अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी असर्ट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू गजनी। तो वो वापस अपने एरिया लैंड मूव कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि इन एरिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने अपना गवर्नर स्टैब्लिश कर दिया और वो सब एरियाज जो है वो दे दिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी रूलर होंगे इस एरिया के अंदर बिहार बंगाल और जमुना गंगा दोआब में, तो उनके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है। तो जैसे देखो गहरवाला के साथ, ठीक है, गहरवाला काफी ज्यादा लेकिन फिर भी देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल था। जयचंद वहां का रूलर था, तो उनके बीच में बैटल हुआ, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ चंदा। ठीक है। देन इन एरिया के अंदर भी ऐबक ने काफी ज्यादा कहते हैं ना प्लंडरिंग की, क्योंकि प्लंडरिंग इनका मेन मोटो था। ठीक है। मेन मेन जो कहते हैं ना प्लंडरिंग करना और अटैक करना और फिर रीजन अपनी असर्ट अथॉरिटी असर्ट करना। तो ही हैड सेवरल कॉन्फ्लिक्ट विद द गुजरात एंड बंगाल बिहार इस एरिया के अंदर। बट बट अगर हम ये बोलते हैं कि जो ये बख्तियार खिलजी थे, दे वाज द लाइक मोस्ट ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे। ठीक है। और वो काफी ज्यादा अटैक करते थे वहां पे। विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी उसका एक एग्जाम्पल है। देन अगर हम देखें दे accumulated wealth and gathered followers around him. They collected routes towards the Bengal, obviously क्योंकि उनको ट्रेड करना होता था। देन दे मेड आर्मी टूवर्ड्स नाडिया। ठीक है। वहां पे अगर हम देखते हैं तो एक रूलर था लक्ष्मण सेना। जब वहां की आर्मी वहां पे गई थी नाडिया की तरफ, तो वहां पे उनकी जो रूलर थे लक्ष्मण सेना वो भाग गए थे। और उनकी वाइफ्स और चिल्ड्रन जो है दे वर अटैक्ड बाय द खलजी। देन अगर हम देखते हैं लेटर ही कैप्चर्ड बंगाल एंड अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। तो खलजी और ऐबक जो है वो इस तरीके से अपने एरिया इंडिया के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर धीरे धीरे इस तरीके से स्टैब्लिश करते रहे। लेकिन लेकिन हम एंड में देखते हैं कि मुइजुद्दीन सफर डिजास्टर डिफीट एट द हैंड ऑफ ख्वाजरीन एंड दैट इज द एंड ऑफ देयर रूलर इन सेंट्रल एशिया एंड लिमिटेड टू ओनली इंडिया। तो घुरिद एम्पायर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया सेंट्रल एशिया में। उनका जो एम्पायर जो इंडिया के अंदर बचा था वही वही बचा था। तो अब देखते हैं इनकी जो एंट्री है वो पूरी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड थी। सेंट्रल एशिया में दूसरी पावर जो है वो ख्वाजरीन एम्पायर वो डेवलप होने लगी थी। देन अगर देखते हैं कि तो काफी रेबल्स जो इंडिया इंडिया में थे उस टाइम पे, उन्होंने ऑब्वियसली मुइजुद्दीन एम्पायर या घुरिद एम्पायर के अगेंस्ट काफी ज्यादा हमला किया, रेबेल किया, जिसमें एक एग्जांपल आता है खोखराज इन पंजाब एंड दे किल गजनी ऑल्सो। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारा टर्किश एम्पायर था वो डेवलप हुआ। नाउ गजनी की डेथ के बाद अब कॉन्फ्लिक्ट आता है बख्तियार खलजी में और कुतुबुद्दीन ऐबक में। लेकिन किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आगे चलेंगे एंड दैट विल लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्लेव डायनेसिटी एंड दिल्ली सल्तनत डायनेसिटी, वो हम देखेंगे। तो नाउ आई थिंक द समरी इज क्लियर कि किस तरीके से सेंट्रल एशिया के अंदर प्रॉब्लम्स थी, मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम्स थी। बट एक पावरफुल एम्पायर ने दूसरे पावरफुल एम्पायर को हराया एंड उन्होंने धीरे धीरे इंडिया की तरफ इन्वेजन करना चालू किया। हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया की तरफ क्यों किया और ऐसा क्या था, क्या इंडिया में कोई रूलर नहीं थे। हमने डिस्कस किया नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल वैक्यूम। सदर्न इंडिया के अंदर भी कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी, बट फिर भी चोला इस टाइम तक रूल कर रहे थे 1200 तक।
1078 1095 तक तो चोला रूल कर रहे थे, राइट। उसके बाद डायनेसिटी आना चालू की। तो सदन में अभी कोई अटैक करके कोई फायदा नहीं है, वो हम देखेंगे बाद में स्टार्ट हुआ था, खलजी के टाइम पे हम देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। बट नदर्न इंडिया में जो जो मेन टेरिटरी थी, लाइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, बंगाल, बिहार, गंगा दोआब वाला रीजन, वहां तक टर्क्स ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली थी। अब वो अपना अपना रूल किस तरीके से स्टैब्लिश करेंगे, किस तरीके से जो मुस्लिम रूल जो कहते हैं वो करने का एज रूल ऑफ सुल्तान, तो वो किस तरीके से करेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में था ताकि आपको समझ आए, थोड़ा सा मैप का यूज किया है मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।